खैर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ओ लेवल्स का फर्स्ट लेसन है रिगार्डिंग पेपर वन। सो इसमें जो आपका पहला कोर्स कंटेंट है दैट इज़ रोल ऑफ अकाउंटिंग। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको चंद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए जाएं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे इंशाल्लाह ताला जब आप MCQs जो है ना वो सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि ओ लेवल्स का जो पेपर वन है आपका वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल जो है ना वो नेचर का होता है कि जब तक आप उसकी टेक्निकलिटीज़ को या ट्रिक्स को नहीं समझते हैं तो आप उसके क्वेश्चन को ठीक तरह से जो है ना वो अटैम्प्ट नहीं कर सकते। सो चैप्टर का नाम हमारा जो है दैट इज़ रोल ऑफ अकाउंटिंग। तो उसमें पॉइंट नंबर 1 ये है जो कि अक्सर एग्जामिनर जो है ना पूछते हैं, द पर्पस ऑफ बुक कीपिंग। तो इस तरह ऑप्शन दी होंगी तो आपने उसमें से राइट ऑप्शन पिक करनी है। तो इसमें द पर्पस ऑफ बुक कीपिंग इज़ टू रिकॉर्ड ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस, राइट। सो इसमें जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। तो उसमें सबसे पहले तो ये रिकॉर्ड है, राइट, रिकॉर्ड आएगा। और समटाइम अगर एनालाइज हो तो वो बुक कीपर का काम नहीं होता, वो अकाउंटेंट का होता है। और सेकंड इम्पॉर्टेंट जो टर्म है वो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, क्योंकि ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल भी होती है और नॉन फाइनेंशियल भी होती हैं। तो जब बुक कीपिंग की बात आए कि बुक कीपर का जो पर्पस है, बुक कीपिंग का पर्पस है वो है कि बिजनेस की तमाम जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं उनको रिकॉर्ड करना। फॉर एग्जांपल बिजली का बिल पे किया है तो अगर उसको मॉनेटरी टर्म में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, लाइक $200 है तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इसको तो जो है ना बुक कीपर रिकॉर्ड करेगा। तो अगर वो कहीं अच्छे तरीके से मिले हैं अपने कस्टमर के साथ तो जिससे डेफिनेटली बिजनेस तो बाद में बढ़ेगा, लेकिन उसको फाइनेंशियली हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ऐसे ही जो वर्कर है उसकी स्किल्स को फाइनेंशियली जो है ना मॉनिटर नहीं किया जा सकता, उसकी सैलरी को किया जा सकता है। तो जब बुक कीपर जो सैलरी पे करेगा उस टाइम पे वो उसको रिकॉर्ड कर बुक्स के अंदर करेगा, लेकिन वर्कर बहुत अच्छा काम करता है या बहुत ज़्यादा स्किलफुल है उसको वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। क्यों जी फैज़, ये क्लियर है बात? राइट जी। सेकेंड पॉइंट है द टास्क वुड नॉट बी कैरिड आउट बाय द बुक कीपर इज। अब जो टास्क नहीं अदा करता कौन? बुक कीपर जो नहीं करेगा वो क्या चीज़ है? वो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो ये फिर किसी और का टास्क है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना, जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी होती है? इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अभी ओ लेवल्स तक आप इतनी रखिए, बाद में और भी हम ऐड कर लेंगे। तो जो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना है वो बुक कीपर का काम नहीं होता, वो किसका काम होता है? वो अकाउंटेंट का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बुक कीपर और अकाउंटेंट के जो डोमेन है उसकी समझ लग गई कि बुक कीपर क्या करेगा? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो आपने उससे समझाए होंगे उसके मुताबिक लेजेस बनाएगा, ट्रायल बैलेंस तक बना लेगा, और उसके बाद जो उसके आगे इनकम स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन बनाना है वो बुक कीपर का काम नहीं होता, वो किसका काम होता है? अकाउंटेंट का, राइट। सो एक और अंदाज है बुक कीपिंग इज़ परफॉर्म्ड डेली। अब ये वहाँ पे बात हो रही है कि बुक कीपिंग जो है ना, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है ना वो साल के एंड पे आप बनाते हैं, ठीक है। 6 मंथली भी बन सकती है, लेकिन ये एक ख़ास पीरियड के बाद आप बनाएंगे। मंथली भी बना सकते हैं, क्वार्टरली बना सकते हैं, हाफ ईयरली बना सकते हैं, लेकिन बुक कीपिंग जो है वो आपको डेली परफॉर्म करनी पड़ेगी। जाहिर है बिजनेस के अंदर जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं और इनकम्स होती हैं उनको उसी टाइम पे जो है ना वो रिकॉर्ड करना वो ज़रूरी होता है, और वो बुक कीपर करता है। अगर नहीं करेगा तो फिर कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रह जाएंगी और हमारा जो बिज़नेस का रिकॉर्ड है वो कंप्लीट नहीं होगा, जो आगे रिजल्ट भी गलत निकल सकते हैं। तो बुक कीपिंग जो है ना वो डेली परफॉर्म की जाती है, पीरियोडिकली नहीं। तो पीरियोडिकली क्या चीज़ परफॉर्म की जाती है? पीरियोडिकली आपकी इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन बनाई जाती है। तो यहाँ तक भी क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन? आपको कोई क्वेश्चन हो तो आपने उसी टाइम पे मेरे से पूछ लेना।
सो आई हैव वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट विद मी, और उन्हें मैंने रिक्वेस्ट की वो भी बैठें और जो उनके ज़हन में क्वेश्चन आए वो हमारे से वो पूछते रहेंगे। अकाउंटिंग इज़ नॉन एज, अभी अकाउंटिंग की डेफिनेशन ऐसे डिफरेंट किस्म की डेफिनेशन लिखी होंगी, तो आपने किसको पिक करना है कि अकाउंटिंग लैंग्वेज है बिजनेस की। वाई इट इज़ सो, क्यों हम इसको लैंग्वेज कहते हैं? देखिए, अगर कोई चाइनीज़ के अंदर नी हाओ बोल दे तो अब हमें पता ही नहीं कि क्या कह रहा है। तो इसका मतलब है कि बिजनेस जो है ना वो लैंग्वेज यूज़ करता है अपने आप के मुतल्लिक बताने के लिए कि मैं प्रॉफिट में हूँ या मेरा एक्सपेंस ये है, इनकम ये है। तो वो जो लैंग्वेज यूज़ करता है वो एक्चुअली अकाउंटिंग होती है। यानी कि अकाउंटिंग के अंदर एक टर्म है प्रॉफिट, ठीक है ना, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का कुछ मतलब होता है। तो प्रॉफिट जब वो कहेगा इसका मतलब है कि इसने अपने जो तमाम की तमाम इनकम्स हैं फॉर द ईयर, उसमें से एक्सपेंसेस फॉर द ईयर को लेस किया हुआ है। तो अगर इनकम एक्सेस हैं तो वो प्रॉफिट आएगा, अदरवाइज लॉस आएगा। तो इस तरह ये जो अकाउंटिंग है ये कहलाती है कि ये आपकी जो है ना वो बिजनेस की लैंग्वेज है। तो ये भी एक कैम्ब्रिज का स्टाइल है एमसीक्यूज के हवाले से, तो वो पूछा जाएगा। सो द अकाउंटिंग सिस्टम कंप्राइजेस, अब जो आपका टोटल अकाउंटिंग सिस्टम है वो कंप्राइजेस ऑफ नंबर ऑफ स्पेसिफिक स्टेजेस। तो स्टेजेस कह लें, और इसको जो है ना वो जैसे अकाउंटिंग साइकिल भी हम लोग कहते हैं वैसे इसको। तो अकाउंटिंग का जो साइड है, तो जब भी डबल एंट्री पास होगी तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक इम्पैक्ट किसी लेजर की डेबिट साइड पे प्लेस करेंगे और उसका दूसरा इफेक्ट किसी भी एक या एक से ज़्यादा लेजर्स में क्रेडिट साइड पे करेंगे। तो डेबिट का इफेक्ट क्रेडिट के इफेक्ट के हमेशा बराबर होगा, राइट। ये मैनुअल अकाउंटिंग के अंदर डेबिट और क्रेडिट के अंदर समटाइम वो अकाउंटेंट लिखते हुए बाय मिस्टेक वो इक्वल नहीं लिखता, और बाद में वो डे एंड पे देखते हैं तो उसका ट्रायल बैलेंस डिसएग्री करता है। जबकि अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर जो है आपका एक कोर्स, आपका टॉपिक भी है, ये देखिए, दैट इज़ ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है और उसका क्या बेनिफिट है। तो उसका बेनिफिट मैं अभी बता देता हूँ कि आपका ट्रायल बैलेंस कभी भी डिसएग्री नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आपका जो कंप्यूटर्स का सॉफ्टवेयर बनाने का प्रोग्रामर है उसने यहाँ पर एक चेक लगा रखा है कि जब भी बुक कीपर लेजर में एंट्रियाँ डालेगा तो डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर करेगा तब एंट्री सेव होगी, अदरवाइज सेव नहीं होगी, वो एरर दे देगा। जैसे आप लॉगिन होते हैं, गलत पासवर्ड दे देते हैं तो वो आप लॉगिन नहीं हो सकते, अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते। ऐसे ही बुक कीपर के लिए भी ज़रूरी है कि वो डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट को बराबर करे। जी फैस, यहाँ पर बेटे क्लियर है? शाबाश जी। अब ये देखिए कि डबल एंट्री सिस्टम में मैंने आपको बोला कि लेजर्स मेंटेन होते हैं, ठीक है, और उसके बाद आगे नेक्स्ट जो है ना वो लेजर के बाद तमाम लेजर्स बन जाते हैं, उसको बैलेंस कर लिया जाता है। बैलेंस करने के मेंटेन होते हैं, ठीक है, और उसके बाद आगे नेक्स्ट जो है ना वो लेजर के बाद तमाम लेजर्स बन जाते हैं, उसको बैलेंस कर लिया जाता है। बैलेंस करने के बाद में बैलेंस से मुराद ये है कि अगर हमारे पास कैश 10,000 आया और 2,000 चला गया तो अब लेजर का बैलेंस ये बताएगा कि 8,000 हमारे पास कैश मौजूद है, ठीक है। तो जब इस तरह हर अकाउंट को हम बैलेंस कर लेते हैं, और बैलेंसिंग द लेजर वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक वीडियो उसकी अपलोड भी हो चुकी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो जब वो टॉपिक यहाँ पर आएगा MCQs की वजह से वो भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो लेजर्स के जो बैलेंसेज हैं उनको हम एक लिस्ट डाउन कर लेते हैं, और जिनका डेबिट बैलेंस होता है डेबिट साइड पे लिख लेते हैं, जिनका क्रेडिट होता है क्रेडिट करते हैं। डे एंड पे जब हम देखते हैं तो हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो एग्री कर जाता है, उसका डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर आ जाते हैं। तो ये एक्चुअली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए ये लिस्ट बनाई जाती है। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर डबल एंट्री सिस्टम। और यहाँ पर ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे बुक कीपर डेली रिकॉर्ड कर रहा था, ये भी पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम नहीं है जो प्राइमरी बुक्स हैं। जबकि सिर्फ और सिर्फ ये जो आपका लेजर है इट इज़ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये स्टेरिक लगा रहा हूँ मैं, ये भी एक आपका क्वेश्चन है MCQs का ना। तो लेजर आर द पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ट्रायल बैलेंस पार्ट नहीं है डबल एंट्री का, ना ही प्राइमरी बुक्स जो है ना वो भी पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बुक है जिसे हम कैश बुक कहते हैं, वो पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम है। वेल जी, तो फाइनली फिर अकाउंटेंट की बारी आती है। वो फाइनल अकाउंट्स मीन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि आपकी प्राइमरी बुक्स में से वो डे एंड पे या मंथ एंड पे जो है ना वो एंट्रीज पोस्ट करेगा, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मीन के ये लेजर्स जो है ना
उसमें जो है ना एंट्रीज को प्लेस करेगा। इसको वैसे पोस्टिंग भी बोलते हैं। ये लेजर्स बनाएगा। लेजर्स क्या चीज़ है? ये हर एक जो आपका एसेट है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, उसके लिए अलग-अलग जो है ना वो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। लाइक वाइस मदर जो है ना, जैसे वो किचन में नमक के लिए अलग डब्बा रखा होता है और स्पाइसेस के लिए अलग है, ठीक है, घी के लिए अलग प्लेस है। तो जब घी और आएगा तो घी वाली प्लेस पे रखेंगे, नमक आएगा तो नमक वाली प्लेस पे, शुगर आएगी तो शुगर वाली प्लेस पे। इसी तरह जो बुक कीपर है उसने भी हर चीज़ के लिए, हर आइटम के लिए अलग लेजर मेंटेन किया होता है, सो दैट उसमें अगर इजाफा या कमी हो रही है तो वहाँ पर उसको रिकॉर्ड किया जाता है। जी फैज़, कोई क्वेश्चन आपका? सर ये लेजर को हम और किस नाम से जान सकते हैं? शाबाश। लेजर को मेरे बेटे बोलते हैं, अकाउंट भी कहते हैं। ये एक्चुअली किसी एक चीज़ के मुतालिक जो समरी है वो आपको रिफ्लेक्ट करती है कि उसमें क्या चीज़ जो है ना डेबिट हो रही है, क्या चीज़ क्रेडिट हो रही है। क्योंकि यहाँ पर हम डबल एंट्री कर रहे हैं तो डबल एंट्री भी यहाँ पर समझ लेते हैं। डबल एंट्री से मुराद ये है कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होगी उसके दो इम्पैक्ट लिखे जाएंगे। एक इम्पैक्ट किसी लेजर में डेबिट साइड पे आएगा, दूसरा क्रेडिट में। और अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक आपकी जो है ना वो डेबिट साइड है। वेल जी, तो फाइनली फिर अकाउंटेंट की बारी आती है। वो फाइनल अकाउंट्स में इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी ओ लेवल में आप लोग जो डिस्कस करेंगे वो सोल ट्रेडर और इनके हवाले से इनकम स्टेटमेंट, और दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और जब आप कंपनी यहाँ पे डिस्कस करेंगे ओ लेवल में, कंपनी का भी थोड़ा सा है, उसमें सिर्फ जो है ना चेंजेस इन इक्विटी आएगा। चेंजेस इन इक्विटी बेसिकली कैपिटल को कहते हैं, जो ऑनर का इंटरेस्ट होता है बिजनेस में, उसे इक्विटी बोलते हैं। और ये देखिए उसका रिवर्स आ गया, ये जो हमने यहाँ पर ये किया था। थर्ड में कह रहे थे कि बुक कीपिंग इज परफॉर्म डेली रादर पीरियोडिकली। सो यहाँ पे उसी क्वेश्चन को और तरह से पूछ लिया, अकाउंटिंग इज परफॉर्म पीरियोडिकली रादर देन डेली। तो अकाउंटिंग के लिए आपने ये ख्याल रखना है कि ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद अकाउंटिंग होगी जिसमें इनकम स्टेटमेंट बनेगी, जबकि जो आपकी बुक कीपिंग है वो डेली जो है ना परफॉर्म की जाती। तो यहाँ पर एक और अंदाज है इसी क्वेश्चन को पूछने का, इट इज़ परफॉर्म पीरियोडिकली रादर देन डेली। तो डेली क्या होता है? बुक कीपिंग आती है। जी फैज़, यहाँ तक कोई पॉइंट बेटे? क्लियर, शाबाश। चलिए जी, अब नेक्स्ट इसमें कुछ पॉइंट और थे, ये भी हम जल्दी से देखते हैं। वेल जी, सो यहाँ पे आते हैं। वेल अकाउंटिंग जो है वो इनकम स्टेटमेंट बनाती है और उसको जो इन्फॉर्मेशन है वो बुक कीपिंग से मिलती है। तो अकाउंटिंग का जो सिस्टम है वो कहाँ से शुरू होके रिकॉर्डिंग से स्टार्ट हो जाता है। तो आपको सबसे पहले जो चीज़ रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए होती है वो आपको, या जो बुक कीपर है उसको सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। अब सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी के मैं बिल की बात कर रहा था, तो उसमें बिल जो है ना सोर्स डॉक्यूमेंट है। अगर हम बुक कीपर को कहेंगे कि जी बिजली के बिल की आप रिकॉर्डिंग कर लें और हम बिल ना उसे दिखाएं तो उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकेगा। और सेकेंडली वो सोर्स डॉक्यूमेंट मांगेगा आपसे और वो ये चेक करेगा क्या ये इसी बिजनेस प्रीमिसेस का ही बिल है कि किसी और का बिल तो नहीं है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए होना ज़रूरी है। तो जब तक सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होता उस वक्त तक वो जो बुक कीपर है वो उसको रिकॉर्ड नहीं करता। रिकॉर्ड नहीं करेगा तो डेफिनेटली आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर वो लेजर्स नहीं बनेंगे। लेजर नहीं बनेंगे तो वो इनकम स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन का वो चीज़ हिस्सा नहीं बनेगी। जब सोर्स डॉक्यूमेंट आता है तो उसके बाद वो प्राइमरी अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है अपनी प्राइमरी बुक्स के अंदर, उसको रिकॉर्ड करता है। प्राइमरी बुक्स का आगे चैप्टर आने वाला है, उसके अंदर डिटेल के साथ हम इस चीज़ पर बात करेंगे। तो पहले सोर्स डॉक्यूमेंट बुक कीपर के पास आएगा, उसके बाद उसी सोर्स डॉक्यूमेंट को लेकर वो प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसके अंदर वो उसको रिकॉर्ड करेगा। और देन नेक्स्ट स्टेप जो उसका थर्ड स्टेप है, ये हम इसको फर्स्ट कह लेते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड ये है कि आपकी प्राइमरी बुक्स में से वो डे एंड पे या मंथ वो इनकम स्टेटमेंट बनाती है और उसको जो इन्फॉर्मेशन है वो बुक कीपिंग से मिलती है। अगर बुक कीपिंग ने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो डेफिनेटली अकाउंटिंग के रिजल्ट भी एक्यूरेट नहीं आएंगे। तो बुक कीपिंग फाउंडेशन है अकाउंटिंग की, तो फाउंडेशन ठीक नहीं है तो अकाउंटिंग भी सही नहीं होगी। हम प्रॉफिट जो है ना वो नहीं कह सकते कि ठीक है अगर बुक कीपिंग ने गलत रिकॉर्डिंग की हुई है।
तो अकाउंटिंग नॉट द बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बार बार हमने ये बात कही कि बुक कीपिंग का काम है लेजर्स बनाना, जबकि अकाउंटिंग का काम है कि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ना वो प्रिपेयर करना। राइट जी, ये फैस समझ लगी ना बेटे? उसी बात को उसी दूसरे अंदाज में उसने पूछ लिया। वेल जी, बुक कीपिंग इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। तो मैंने आपसे पहले बात कही कि बुक कीपिंग के अंदर क्या होता है कि आप जो है ना लेजर मेंटेन करते हैं, और लेजर के अंदर एक साइड डेबिट होती है, दूसरी क्रेडिट होती है। तो उसी पर ये बेस करता है डबल एंट्री सिस्टम पे। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये है कि हर ट्रांजैक्शन ने दो जगह पे इफेक्ट देना है, दो जगह पे इफेक्ट आएगा। राइट, और कुछ अकाउंटिंग है वो उसमें डबल इफेक्ट नहीं है, वो से सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं, एक इफेक्ट दे लेते हैं। फॉर एग्जांपल जी, हमने ये बॉल पेन खरीदा है, तो सिंगल एंट्री ये कहेगी जी बॉल पेन हमारे पास आया, जबकि डबल एंट्री कहेगी बॉल पेन आया और कैश गया हमारे पास से। द ओनर ऑफ द बिजनेस यूज हिज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। तो अपने बिजनेस की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए जो ऑनर है वो इसको यूज करता है। ऑनर्स इक्विटी कैन बी कैलकुलेटेड एज टोटल। ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है जिसमें एसेट्स आर इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो उसी चीज को ये इस तरह से पूछा हुआ है। राइट, सो ये एक और अंदाज़ है, इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन पे फिर इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। टोटल एसेट्स कैन बी कैलकुलेटेड एज मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय ऑनर प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। तो ये दोनों को मिलाएंगे तो एसेट्स बन जाएंगे, वही बात यहाँ पर कही। ट्रांसफरिंग ऑफ व्हीकल टू द बिजनेस फ्रॉम प्राइवेट यूज इंक्रीजेस ऑनर्स कैपिटल। तो जो भी इन्वेस्टमेंट ऑनर की तरफ से आएगी वो कैश की सूरत में आए या किसी वैन की सूरत में, तो उसमें कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा। तो ये बात यहाँ पर जो है ना वो की गई है। ये बेटा समझ लगी आपको? हाँ, टू समराइज दैट द बिजनेस ऑनर्स एंड व्हाट इज टू समराइज व्हाट द बिजनेस ओन्स एंड व्हाट इट ओज। To summarize what the business owns and what it owes a trader prepare the financial statement financial। तो ये जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बताती है कि एसेट्स यानी कि क्या उसके पास चीज़ें मौजूद हैं और कितनी उसने अमाउंट जो है ना वो पे ऑफ करनी है। तो उसी चीज़ की समरी को स्टेटमेंट फाइनेंशियल चीज़ें मौजूद हैं और कितनी उसने अमाउंट जो है ना वो पे ऑफ करनी है। तो उसी चीज़ की समरी को स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम एंड बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इज दैट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन, हाँ कंप्यूटर पे जितना मर्जी आप स्टोर कर लें, कोई मसला नहीं है। एनीवन दैट कंप्यूटर कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन। तो ये भी तो है कि जो भी एक्सेस करेगा वो इंफॉर्मेशन आपकी ले सकता है। इंफॉर्मेशन अगर आप ना भी देना चाहें तो वो इंफॉर्मेशन ले सकता है। ये इसका जो है ना एक डिसएडवांटेज कह लें। इट इज़ नॉट चीप। जाहिर है कि आपको एक हैवी सिस्टम चाहिए और स्टाफ भी जो है ना उसके लिए स्पेशलाइज चाहिए। ये इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं जो आईसीटी है। The information provided by computerized accounting differ from what provided by the manual accounting system। ट्रायल बैलेंस जो है ना वो ऑलवेज उसका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर टैली करेगा, उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों बराबर होंगी, जबकि मैनुअल के अंदर जो है ना वो मिस्टेक हो सकती है कि डेबिट की एंट्री कुछ हो जाए और क्रेडिट की कुछ हो जाए। इन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम द ऑपरेटर एरर मे रिजल्ट इन इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब है गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो ये एक टर्म बोली जाती है कि अगर हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन ही गलत देंगे, कंप्यूटर ने तो नहीं कहना कि ये तो सेल है ही नहीं, इतनी तो आप क्यों एंट्री डाल रहे हो, ठीक है, वो तो सेल की जो एंट्री हम डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होंगी, जबकि मैनुअल के अंदर जो है ना वो मिस्टेक हो सकती है कि डेबिट की एंट्री कुछ हो जाए और क्रेडिट की कुछ हो जाए। इन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम द ऑपरेटर एरर मे रिजल्ट इन इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब है गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो ये एक टर्म बोली जाती है कि अगर हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन ही गलत देंगे, कंप्यूटर ने तो नहीं कहना कि ये तो सेल है ही नहीं, इतनी तो आप क्यों एंट्री डाल रहे हो,
ठीक है, वो तो सेल की जो एंट्री हम डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर दे देंगे और कंप्यूटर से एक्सेप्ट कर लेगा। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो ऑपरेटर की जो गलती है वो प्रोसेस हो जाएगी, राइट। सो ये इसका जो है ना ड्रॉबैक है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का। कंप्यूटर एप्लीकेशन इज द मोस्ट सुटेबल फॉर मेंटेनिंग द पेरोल। पेरोल का मतलब है कि जो वर्कर की सैलरी बनानी है, किसने कितने घंटे काम किया, उसकी वेज क्या थी, उसका टोटल जो है ना अमाउंट उसकी सैलरी की कितनी बनी, ये कैलकुलेट करने के लिए जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। लाइक जो एक्सेल है, EXCL कहते हैं एक्सेल स्पेलिंग, तो ये एक्सेल जो है ना वो उसमें यूज़ होता है, और भी कोई सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं। सो दीज वर ऑल योर मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग योर फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रोल ऑफ अकाउंटिंग। और ये जब आप MCQ पेपर देखेंगे अपना पेपर 1 जो है O लेवल्स का, उसमें आप फर्स्ट 2 क्वेश्चन देखेंगे तो वो इंशाल्लाह ताला सॉल्व हो जाएंगे, किसी भी पेपर की आप उठा लें, राइट। 5 इयर्स के आप पास पेपर्स ले लें या उससे भी पुराने ले लें, तो ये पॉइंट्स की मदद से इंशाल्लाह ताला आपका जो